चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वह है टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? कह रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर सेलुलर यूज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन एक तरह का कैटाबोलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि इसमें आपका क्या होगा, तो केमिकल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ब्रेक डाउन होकर और उसमें से अपने कंबाइंडेड एनर्जी को रिलीज कर देंगे फॉर सेलुलर यूज, सेल के यूज़ के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि बिना एनर्जी के कोई भी वर्क करना पॉसिबल नहीं है। हम आप जो वर्क करते हैं उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वह एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? तो सेल्स ही प्रोवाइड करते हैं। सेल्स ही जो एनर्जी रिलीज करते हैं, उन्हीं एनर्जी का यूज़ करके हम लोग अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है और इसमें आप देखेंगे क्या कि इसके लिए आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। अब सवाल है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं क्या? देखिए, हमारे सेल्स के लिए जो मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को रिलीज़ करता है, वह होता है आपका ग्लूकोज़। ठीक है? कौन-सा मॉलिक्यूल होगा? ग्लूकोज़ होगा। इसी ग्लूकोज का हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिमूव ना करके हम लोग क्या इसमें कर देंगे? ऑक्सीजन को कंबाइन कर देंगे और तब हम लोग रिलीज कर लेंगे एनर्जी को, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, मेन हमारी ज़रूरत होगी एनर्जी। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है? देखिए, हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, यह रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर एनर्जी रिलीज करेगा और इस तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। हमारे बॉडी में जो स्टेप्स अगर बात करें तो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन जो है वह स्टेप्स के हिसाब से बताएं तो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। पहला जो इसका स्टेप होता है, उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्टेप को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल, है ना? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है? इसका मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? तो देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है उसी को हम लोग अगर कहें अनदर वर्ड में, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कह सकते हैं इसे? इसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हो जाता है सांस लेना। ठीक है? ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया? सांस लेना। इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। और दूसरा जो स्टेप होता है हमारे रेस्पिरेशन का, वह दूसरा स्टेप होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल, ठीक है? इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है? इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम लोग सेलुलर, क्या कहेंगे इसे? सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करें कि अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो इसे हम लोग फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फिजिकल प्रोसेस। क्योंकि इसमें केवल एक्सचेंज एक्सचेंज होता है। ठीक है? फिजिकल प्रोसेस कहेंगे। और यह होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म, ठीक है? केमिकल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है। अब बात करेंगे कि रेस्पिरेशन होगा कैसे हमारे बॉडी में, कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले आ जाएगा क्या? ग्लूकोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्लूकोज। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक है? सबसे पहले इसे ज़रूरत होगी ग्लूकोज की। ग्लूकोज के साथ इसे ज़रूरी होगी ऑक्सीजन की। और यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर यह रिलीज करेगा एनर्जी को। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी को। ठीक है? एनर्जी को। आप सामान्यतः जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, वह मेनली परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ यह रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और यह रिलीज करेगा वाटर को रिलीज कर देगा और इस तरह आपके बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। अगर हम बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज का आप फार्मूला लिखेंगे, है ना। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6, ठीक है। और इसके साथ आपको चाहिए होगा ऑक्सीजन यानी O2 और तब यह रिलीज होगा एनर्जी, ठीक है। क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा? तो एनर्जी रिलीज होगा आपका एटीपी के फॉर्म में। क्या होगा? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा और उसके साथ साथ यह रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, ठीक है। क्या रिलीज करेगा? CO2 को। और उसके साथ क्या रिलीज होगा? तो उसके साथ रिलीज होगा H2O। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बताइए कि अगर रेस्पिरेशन होगा तो सामान्यतः आपके बॉडी में कितने मतलब जो है वो कितना एटीपी रिलीज होगा। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो यह 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। कितना रिलीज करेगा? 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। अगर कहे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए तो हम क्या करते हैं कि सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के पहले हम क्या लगाते हैं? 6 लगाते हैं और H2O के पहले क्या लगाते हैं? 6 लगा देते हैं, तो हो जाता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें रेस्पिरेशन के समय आप एटीपी को बाद में भी लिख सकते हैं और एटीपी को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सामान्यतः इस एटीपी को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? बाद में, ठीक है। और इस तरह हम लोग एनर्जी को रिलीज कर लेते हैं फॉर सेलुलर यूज। अब देखिए रेस्पिरेशन में जो होगा उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस परफॉर्म होगा, जो सबसे पहला प्रोसेस परफॉर्म होगा, वह सबसे पहला प्रोसेस परफॉर्म होगा जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे इसे? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है? तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होगा, हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होगा वह ग्लूकोज टूट जाएगा पाइरूवेट में। किस में टूट जाएगा? पाइरूवेट में टूटेगा, पाइरूवेट में टूटेगा, ठीक है। पाइरूवेट में टूटेगा। कहाँ पर टूटता है? तो याद रखिए यह जो आपका पाइरूवेट में टूटेगा वह साइटोप्लाज्म में टूट जाता है। कहाँ पर टूट जाएगा? तो यह टूटेगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर टूट जाएगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यह पहला प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रोसेस होगा वह होगा आपका क्रेब्स साइकिल। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल को अगर पूछे तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना और उसके बाद ये जो पाइरूवेट, इस क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो ये पाइरूवेट होता है, ठीक है, पाइरूवेट, पाइरूवेट, यह जो पाइरूवेट होता है यह पाइरूवेट क्या करेगा कि चला जाएगा कहाँ पर? ये चला जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, यह चला जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर यह रिक्वायर करेगा ऑक्सीजन को। किसे रिक्वायर करेगा? ऑक्सीजन को, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर यह रिलीज करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, जैसे हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, प्लस वाटर को रिलीज करेगा और प्लस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप 38 समझ लेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया 32। चलिए 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होगा इसमें थर्ड जो प्रोसेस होगा यह टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहीं पर आपका जो है वो एटीपी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में या जनरल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दो टाइप्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा उसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो जो रेस्पिरेशन आपके बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन जिसे चाहिए, वह जिसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिस रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों कैसे परफॉर्म होते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब बात करेंगे अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे जो प्रोसेस परफॉर्म हुआ है, यह प्रोसेस कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर हमारे बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, तो वह कुछ न कुछ अलग से बाय प्रोडक्ट परफॉर्म जो है वह बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसे आप देखेंगे क्या, जैसे आप देखेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वह एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस परफॉर्म होगा। कौन सा चीज़ परफॉर्म होगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस परफॉर्म होगा। इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस परफॉर्म होगा और ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ठीक है, यहाँ तक तो परफॉर्म दोनों में ही होगा, दोनों में ही इस ग्लूकोज जो है वह साइटोप्लाज्म में टूटेंगे। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यह जो आपका पाइरूवेट है, यह जो पाइरूवेट है, ठीक है, पाइरूवेट जो है, यही पाइरूवेट यह माइटोकॉन्ड्रिया में न जाकर यह रह जाएगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में रह जाएगा। कहाँ पर रह जाएगा? साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। और यही साइटोप्लाज्म में ही यह टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद यह क्या क्या रिलीज करेगा? तो यह क्या करेगा? रिलीज कर देता है आपका हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड बना देगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। और लैक्टिक एसिड के साथ साथ यह क्या बनाएगा? तो यह एनर्जी भी बनाएगा। कितना एनर्जी बनाएगा? तो इसकी जो एनर्जी होती है ना, इसमें जो एनर्जी का अमाउंट होता है वह होता है 2 एटीपी। कितना होगा? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यह लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा अमाउंट में हो गया, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में अगर जमा हो गया, तो यह एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हमारे बॉडी में, जिसे हम लोग कहते हैं मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प कहते हैं, यानी मांसपेशियों में आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मांसपेशियों में अगर खिंचाव हो जाए, तनाव हो जाए, दर्द हो जाए, तो हम लोग वॉक करने या अपने जनरल प्रोसेस को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो फिर मन में सवाल उठता है कि क्या ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये हमेशा हमारे मसल्स में हो सकता है? नहीं। देखिए, सामान्य तौर पर जो आपका ये आप लैक्टिक एसिड जो है वह आपके मसल्स में फॉर्म नहीं होगा, बल्कि लैक्टिक एसिड जो होता है वह खास कंडीशन, जैसे कि हेवी फिजिकल एक्सरसाइज जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, मतलब अनयूजुअल जो है वो हाई फिजिकल एक्टिविटी प्रोसेस को परफॉर्म कर लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो वैसी कंडीशन में हमारे सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन अवेल ना होने के कारण लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करें कि क्या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होता है, तो देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन सामान्यतः ईस्ट में होता है। सामान्यतः किस में हो जाएगा? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनाएरोबिक की, तो इसी आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को एरोब्स और एनाएरोब्स ऑर्गेनिज्म में या एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करेंगे और कुछ ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ईस्ट क्या करता है कि ईस्ट जो है वह इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, तो उसमें भी फर्स्ट प्रोसेस एग्जैक्ट वैसे ही होगा जैसे हम लोगों में होता है, यानी कि ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज है यह कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर होगा? तो यह जो है आपका साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होगा। साइटोप्लाज्म में,
ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगा। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यह भी याद रखिए कि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। अब जब यह पायरुवेट बन जाएगा तो यह पायरुवेट जो है वह साइटोप्लाज्म में ही उसमें टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही टूट जाएगा। और वह टूटकर फिर इसमें एक खास सब्सटेंस बना देगा। ठीक है, वह क्या बनाएगा, वह बना देगा आपका इथेनॉल। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बना देगा। इथेनॉल के साथ क्या करेगा, यह प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल के साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसके साथ यह रिलीज करेगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी को फॉर्म करेगा। इस तरह इसके अंदर जो होता है, यह इथेनॉल बनाने की क्षमता होती है। एंड द इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। इथेनॉल को हम लोग कहते हैं अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, अल्कोहल कहेंगे। यानी अल्कोहल का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है वह इस ईस्ट के वजह से होता है। ईस्ट ही कॉमर्शियली तौर पर इथेनॉल यानी अल्कोहल को फॉर्म करता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में हमारे मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो चूंकि इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। कभी कभी इस पर भी सवाल पूछेगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बॉडी में होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस को अलग अलग समझेंगे और डिफरेंस भी समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।